Hi guys, good noon. So we have most of the students joined in. Great, ठीक है. तो एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. सो टुडे इज द 6th लेक्चर. तो एक क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैज बीन डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स टिल नाउ and would request guys to actually switch off their webcams. ठीक है. And let me just take a quick check. ऑल राइट. सो हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स में बेसिक्स के ऊपर वर्क करा था. ठीक है. डेप्थ में गए थे हम लोग बेसिक्स के. हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स एंड उनके डेफिनेशन सीखे थे. देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल्स. We solved questions on percentage purity, empirical formula, then average atomic mass, average molecular mass. different concepts थे. So they actually form the basics. ठीक है. उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन टिपिकली कभी ऐसे आईआईटी में आते नहीं है. दे एक्चुअली फॉर्म स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. जहाँ पे आपको एनालिसिस करना होगा रिएक्शन का. सो दैट इज समथिंग दैट वी मूव्ड ऑन टू इन लेक्चर 4. लेक्चर 4 में हम लोगों ने सिंपल रिएक्शंस का एनालिसिस करना सीखा था. Why do I call it simple? Because एक ही रिएक्शन होता था एंड उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता था. ठीक है. नो कॉम्प्लेक्सिटीज, समथिंग वेरी बेसिक टू स्टार्ट विद. एंड देन लेक्चर 5 केम इन विच वाज द लास्ट लेक्चर, जहां पे फिर हमने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना शुरू किया था. राइट. एंड इन दोज lectures what we did was we introduced the concept of limiting reagent. ठीक है. and एक और complexity जो मैंने end में ली थी, that was series reaction. ठीक है. these are some things which are adding to the complexity of reactions का analysis. धीरे धीरे मैं और ऐसे concept introduce करता जाऊंगा आपके साथ में. जैसे आज के lecture में हम लोगों ने series reaction पढ़ लिया है, तो आज मैं parallel reaction and case of incomplete reaction cover karunga. So these complexities then can be further combined with each other to make more complicated questions. तो आप धीरे धीरे नोटिस करना हम लोग किस तरीके से आगे मूव करेंगे. Now based on the discussion that we have done till date, अभी हम लोग आगे का ऑब्जर्वेशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा. ठीक है. एंड okay, so as you said, there is a doubt that is coming कि सर FBS का 58th question. See, तो निर्मिता, मैंने जो वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजा है ना, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, बट व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज कि आप एक बार वो वीडियो एक्सप्लेनेशन से समझकर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या उसमें से कुछ स्टेप जो आपको नहीं समझ में आया है वो मुझे ना एक बार पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर. ठीक है. मैं क्लास का टाइम जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है उसमें मैं नए एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है. सो दैट द टाइम इज बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर द एंटायर क्लास. ऑलराइट. एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज व्हेन डू वी वॉच वीडियो लेक्चर 5. ठीक है. तो सिद्धांत अभी रुक जाओ. ठीक है. डोंट गेट इनटू दैट वीडियो लेक्चर राइट नाउ. एक बार मुझे मेरे तरीके से चीजों को इंट्रोड्यूस करने दो, उसके बाद आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन दैट. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर पॉइंट व्हिच आई वुड वांट टू कवर इज स्टेप ऐप के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे की. तो उसमें ना आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट छोड़कर, जो एक आइलैंड होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला, वो छोड़कर बाकी सारे आइलैंड्स आप पूरे डेफिनेटली कर सकते हो.
so it shouldn't be a problem. Then another question is regarding the test. So as I said, don't worry, you will get a notice in advance. In fact, what I discussed with Preeti ma'am and others as well regarding the test was कि let me actually share some assignments with you. ठीक है, let me share some timed assignment with you. तो अभी तक कैसा हो रहा था that मैं आप लोगों के साथ में बुकलेट का होमवर्क शेयर कर रहा हूँ एंड देन ऑप्शनल असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ. तो बुकलेट का होमवर्क इज एक्चुअली समथिंग विच इज ऑफ अ डिसेंट लेवल. आपसे उसमें मतलब काफी सारे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे, कुछ डाउट भी आ रहे होंगे, ठीक है. एंड देन जो ऑप्शनल असाइनमेंट में भेज रहा था उसमें मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल रहा था, ठीक है. तो इससे आपका लर्निंग डेवलप हो रहा है, ठीक है. अभी मैं आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट भी भेजूंगा जहां पर मैं टाइम लिमिट भी डालूंगा साथ में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट भेजा जिसमें 10 या 15 क्वेश्चन है एंड मैंने उसमें टाइम लिमिट डाल दिया 30 मिनट का, तो आई वुड वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन ओनली एंड काइंड ऑफ गिव इट लाइक अ टेस्ट, ठीक है. सो इट इज समथिंग वेयर you will have to put your energies into solving that assignment in the stipulated time duration. डोंट थिंक ऑफ इट कि एक क्वेश्चन देखा फिर आंसर चेक करा, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा फिर आंसर चेक करा, वैसे नहीं करना है आपको, उसको टाइम करना है, ठीक है. तो एक बार में सारे क्वेश्चंस ट्राई करके फिर एंड में जब टाइम खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच करो और देखो कि आपने कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है. सो आई शेयर कपल ऑफ सच काइंड ऑफ असाइनमेंट्स विद यू so that you will be able to work on it, ठीक है. एंड एज आई सेड, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट. आप बार बार सेम क्वेश्चन पूछोगे व्हेन इज द टेस्ट, व्हेन इज द टेस्ट, तो उससे आपको ऐसा नहीं हो जाएगा कि अचानक से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब टेस्ट आएगा. सी व्हेन इट विल बी द केस आई विल लेट यू नो, ठीक है. I can understand that there are situations that are going to be taken care of. So don't worry, your board exams getting clashed with the test or something, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. That all will be taken care of. ठीक है. Difficult क्या होगा, कहाँ से पढ़ें, let it be. ठीक है. आपको जेई का एग्जाम लिख के तो आएगा नहीं क्या डिफिकल्ट होगा, ठीक है. जेई ने प्रिस्क्राइब करा है आपको कहाँ से पढ़ना है, नहीं करा है. जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहीं से पढ़े जाओ आप. जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आपको बुकलेट सॉल्व कराई जा रही है, आप पढ़ते जाओ उससे, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दीज क्वेश्चंस. नाउ लाइक कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन, ठीक है. कमिंग बैक टू what we are going to discuss today. So last class में हम लोगों ने concept of limiting reagent and series reaction introduce कर लिया था. अब what I would recommend is एक आध क्वेश्चन करते हैं सीरीज रिएक्शन का एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है. सो सीरीज रिएक्शन में, ठीक है, एज अ कंटिन्यूड सब टॉपिक आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग जो कि एफबीएस बुकलेट से ही मैं ले रहा हूँ. बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, ठीक है. दे काइंड ऑफ फॉर्म द सेम क्वेश्चन ओनली. सो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है उसमें आ जाओ एंड 36th एंड 37th क्वेश्चन पे वर्क करते हैं. सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है. मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ. देयर आर 3 रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इन sequence. There is chlorine gas which is reacting with KOH to give KCl, KClO and H2O. ठीक है. Then this KClO decomposes to form KCl and KClO3, and this KClO3 further decomposes to form KCl and KClO4, ठीक है. नाउ इसमें 36 एंड 37 को मैं ऐसे ए एंड बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच सेज इज दैट given 1.385 kg of KClO4 is produced, determine the mass of Cl2 required, ठीक है. ये ए पार्ट है. बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज समथिंग which goes in the other way, that given 142 grams of Cl2, ठीक है, determine the moles of KCl formed.
ठीक है, तो दोनों पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करो। एंड मैं पोटेशियम का आपको हाँ एटॉमिक मास बता देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये एटॉमिक वेट और एलिमेंट। ठीक है, पोटेशियम का है 39 एंड क्लोरीन का है 35.5। ठीक है, आंसर वैसे बुकलेट में ही दे रखा है पीछे, तो आप वहां से भी मैच कर सकते हो। एंड स्टार्ट हो जाओ। हर्ष, यू हैव टू रिमेंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, तो कैल्शियम इज द 20 एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक मास 40 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट, आंसर पीछे है बुकलेट के। इफ यू हैव गॉट सम आंसर तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार पीछे से चेक करो इन द बुकलेट itself, and in the meantime I'll let others to answer the question. ठीक है, देवांश पूछ रहा है सर, डू वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन? यस ऑफ कोर्स, दैट इज स्टेप 0, नॉट इवन स्टेप 1। इफ यू डोंट हैव बैलेंस्ड इक्वेशंस तो आप कैसे आगे काम चलाओगे? मैंने तो बैलेंस नहीं करा है, तो आप करोगे बैलेंस। ठीक है, बी पार्ट इज एक्चुअली द 37th क्वेश्चन। ठीक है रुशल, that is the 37th question which I have posed as a part B here. Work karo, I'm giving couple of minutes for others to also try. हाँ, सो जायद ने एक क्वेश्चन पूछा है दैट सर केसीएल कौन सा वाला? केसीएल तीनों का। ठीक है, बी पार्ट में है केसीएल, जो आंसर देना है वो तीनों का कंबाइंड आंसर देना है आपको। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अगर आपका मैच कर गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैच करा है तो आप ये भी आइडेंटिफाई करो कि आपने गलती कहाँ करी है। ठीक है, एंड दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो guys, just listen to it once, and this is something which is a very big change from the way in which you are doing your preparation for your board examinations. See, अभी तो खैर हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट करा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा एंड आपको रिविजन्स करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आप लोग ऑब्जर्व करना कि रिविजन्स कैसे करे जाएंगे। ठीक है, नाउ जब रिविजन्स करने का टाइम आता है तो ध्यान से सुनना। जेई एग्जामिनेशन के लिए जब आप टेस्ट वगैरह के लिए रिविजन का प्रिपरेशन करोगे, you can easily say that almost 80% of your revision is going to come from all the good questions that you did in as part of a practice, and only 20% of your revision will be from theory. ठीक है, मतलब आपको मान लो कुछ टेस्ट आज से कुछ से 1-2 महीने बाद में
आपसे ऐसे एक बड़ा टेस्ट पूछा जा रहा है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के दो दो टॉपिक करा दिए गए हैं और टोटल 6 चैप्टर्स का टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको उसका रिवीजन करना है तो जो 6 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके क्लास नोट्स आपके पास में हैं, एंड उन क्लास नोट्स के कंडेंस्ड फॉर्मूला शीट्स या समरी शीट्स आप लोगों ने बनाए हुए होने चाहिए। आप लोगों के वो शीट्स आपके साथ में रेडी होने चाहिए, एंड दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू पुट एन एफर्ट इनटू, ठीक है। जैसे क्लास नोट्स तो मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग उसको कॉपी कर रहे हो, बट जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, समरी नोट्स होते हैं, वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे खुद के बनाने पड़ते हैं, एंड दैट समथिंग विच इज देयर इज ओनली गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ओनली 20% ऑफ योर रिविजन, ठीक है। 80% ऑफ योर रिविजन इज एक्चुअली गोइंग टू कम फ्रॉम द गुड क्वेश्चंस दैट यू केम अक्रॉस in your class examples, in your booklet, in your assignment, in your practice test, जो भी आपको हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उससे आपको जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो आपने स्टार मार्क करे हुए होने चाहिए, आपके सिंगल स्टार डबल स्टार जिस भी तरीके से आपको लगता है। तो ये क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चंस में इनफैक्ट आपने केयरलेस मिस्टेक करी हुई होती हैं वहां पर आपको अपनी केयरलेस मिस्टेक्स भी हाईलाइट करनी चाहिए, that these are the kind of careless mistakes that I did which I need to avoid during the exam. So that becomes a very very important source of revision, ठीक है। once you get a good grip on this, ठीक है, आप रिविजन अगर अच्छे से करने लग जाओगे तो you will be in a much more comfortable position, because आप धीरे धीरे नोटिस करना कि सिलेबस ऐड होता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज से 6 महीने के बाद में सिर्फ जो लेटेस्ट पढ़ाया है वही पूछेंगे, ठीक है। पूरे 6 महीने में जो पढ़ाया है वो सब पूछा जाता है, ठीक है। ऑल्दो वेटेज नए वाले का ज्यादा होता है, पुराने वाले का थोड़ा कम होता है, बट पुराने वाले का भी अगर 30-40% वेटेज है तो आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना कि उसको हम लोग लाइटली ले लें। तो योर रिविजन्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेयर एक्चुअली जेई और आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्टूडेंट्स, ठीक है। इट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्टूडेंट्स who are intelligent versus students who are intelligent as well as well organized, जिन्होंने मेहनत करी हुई होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं एक चैप्टर का एग्जाम लूं ऑल अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मान लो 19-20 बोलते हैं अपन जैसे हिंदी में उसको, बट आपका सबका इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। एक चैप्टर करने को बोलूंगा ना और इनफ टाइम दे दूंगा रिवीजन करने का तो आप दुनिया भर का प्रैक्टिस करके करके आ जाओगे, ठीक है। यू विल बी इन अ गुड पोजीशन, बट वहीं पे अगर मैं 2 साल का सिलेबस एक साथ आप लोगों से पूछूंगा तो दैट इज वेयर स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, ठीक है। 12th क्लास में आते आते अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्चुअली कोप अप विद द इंक्रीजिंग सिलेबस, ठीक है। उनको दिक्कत आती है कि मैं पुराना कैसे करूं, तो इसी के लिए स्टार्टिंग से प्लीज स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक श्योर दैट आपके रिविजन्स आर वेल डिफाइंड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बोलूंगा कि अभी टेस्ट आने वाला है तो आप फिर रिवीजन के लिए सोच रहे हो कि अच्छा मैं रिवीजन के लिए अब क्या करूं, ठीक है। यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मेरा रिवीजन कंटेंट मेरे पास में है, जो मेरे क्लास के नोट्स हैं उनके समरी नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, एंड जो मेरे अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। हर चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट ऐसे 500 से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर के, बुकलेट असाइनमेंट प्रैक्टिस टेस्ट मिला के, तो उसमें से 50-70 क्वेश्चंस काइंड ऑफ बिकम द शॉर्टलिस्टेड एंड द हाईलाइटेड क्वेश्चंस which are really going to help you रिवाइज और क्विकली समराइज कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती थी एंड कॉमन केयरलेस मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी होती थी, ठीक है। आप खुद नोटिस करोगे धीरे धीरे आगे जाके कि केयरलेस मिस्टेक्स जो होती हैं, कुछ तो कॉमन केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था और मैंने करेक्ट मार्क कर दिया, ये तो क्या होगी जेनेरिक केयरलेस मिस्टेक। देयर आर लॉट ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स विच आर वेरी चैप्टर स्पेसिफिक ऑल्सो, ठीक है। तो वो आप चैप्टर के चैप्टर जब पढ़ते जाते हो तो उसमें आप हाईलाइट नहीं करोगे तो फिर 6 महीने बाद भूल जाओगे कि आप वैसे केयरलेस मिस्टेक्स करते थे, ठीक है। तो हाईलाइट दोज मिस्टेक्स एज यू गो अलोंग, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड ensure that your revisions are very well structured going forward. All right, now let me come back to this question, ठीक है। अब मैं इसका ए पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ,
सबसे पहले तो बैलेंसिंग करनी जरूरी है, ठीक है। सो लेट मी राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। Cl2 plus 2KOH is going to give you KCl plus KClO plus H2, ठीक है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया पहला वाला। अब इसमें लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग लेट द मोल्स ऑफ Cl2 be x, ठीक है। लेट मी स्टार्ट बाय दिस। तो अगर इसके x मोल्स हैं, ठीक है, तो KClO के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है। अगर इसके x मोल्स हैं तो KClO के, इनफैक्ट मैं चलो KCl के भी काउंट कर लेता हूँ ताकि A और B पार्ट दोनों एक साथ आंसर हो जाए, ठीक है। KCl और KClO दोनों को एक साथ हैंडल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाओगे Cl2 और KCl के बीच में, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो x से कितना बन जाएगा, तो यू विल गेट योर आंसर, इसका भी x मोल्स है। एंड वापस Cl2 और KClO के बीच में भी यूनिटरी मेथड लगाओगे, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो x से कितना बनेगा, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा x मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब यही का यही KClO आप अगले रिएक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है। अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है दैट KClO is dissociating into KClO3 and KCl अगेन, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग जरूर कर लेना, ये KClO और ये 2KCl हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये बैलेंसिंग करना मत भूलना, दिस इज समथिंग व्हिच इज टू बी डन बाय यू ओनली, ठीक है। यहाँ पर भी बैलेंसिंग मैंने खुद से ही करके बताई आपको, ये आपको करनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर इसके x मोल्स हैं, ठीक है, ऊपर से सीधे कैरी फॉरवर्ड करें मैंने, यहाँ पर x मोल्स हैं KClO के, तो KClO3 के एंड KCl के कितने बनेंगे, तो वापस से आप यहाँ पे नोटिस करना KClO और KClO3 के बीच में 3:1 का कोफिशिएंट्स है, तो अगर इसके x हैं तो यहाँ पर KClO3 के x/3 मोल्स बनेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मुझे KCl का एनालिसिस करना है तो KClO के हिसाब से 3 से 2 मोल बन रहे हैं, तो x से कितना बनेगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 2/3 x मोल्स, ठीक है। अब ये KClO3 जो बन गया है, इसको अगले रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। सो KClO3 से क्या बन रहा है यहाँ पर, KClO4 एंड KCl, तो वापस से आप बैलेंसिंग करोगे तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा एंड 1 आएगा, ये इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कैसे सोचा, मैंने थोड़ा फास्ट सोचा, ठीक है। आप अगर नहीं सोच पाए तो टाइम लो अपना, बट समझ के जाओ। अब इसके x/3 मोल्स हैं KClO3 के, तो अब KClO4 और KCl कितने बनेंगे, मैं वापस से एनालिसिस कर सकता हूँ। नोटिस करना KClO3 एंड KClO4 के बीच में कोफिशिएंट्स का अगर हम देखेंगे तो इसका 4 है एंड इसका 3 है, तो अगर इसके x/3 मोल्स है तो ये कितना बनेगा, ये आप निकाल लो, तो ये आंसर आ जाएगा x/4 मोल्स, ठीक है। एंड अगर मैं KCl का देखूंगा तो KClO3 एंड KCl का कितना बन रहा है, यहाँ पर ये 4 है, ये 1 है और ये x/3 है, तो ये कितना बनेगा, अगेन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा सॉल्व करने पर x/12 मोल्स, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस मेरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सीरीज रिएक्शन का एक एक करके गए, थोड़ा सा टाइम लगा, बट दोनों पार्ट अब एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब ए पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो उसमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ KClO4 दिया हुआ है, मास ऑफ KClO4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1385 ग्राम्स, ठीक है, 1385 ग्राम्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू x/4 मोल्स बने KClO4 के इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 138.5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 40, तो इससे मास ऑफ Cl2 आ जाएगा मेरा 40 इंटू 71, दैट इज 2480, और इनफैक्ट सॉरी 2840 ग्राम्स, ठीक है, राइट। अब ये आपका मास ऑफ KClO4 आ गया, जो कि ए पार्ट का आंसर था। बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में मोल्स ऑफ Cl2 आर इनफैक्ट गिवन, ठीक है। आपको मास ऑफ Cl2 दिया हुआ है दैट इट इज 142 ग्राम्स, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl2 क्या हो गए,
moles of Cl2 is equal to 142 upon 71, that is 2. ठीक है, तो x का वैल्यू एक्चुअली 2 हो गया है. ठीक है, तो नाउ नोटिस मोल्स ऑफ KCl कितना बन रहा है. अगर आप देखोगे तो एक एक करके, पहले रिएक्शन में KCl कितना बना, x. ठीक है, ये आपने नोटिस करा, पहले रिएक्शन में KCl बना x, दूसरे रिएक्शन में KCl कितना बना 2x/3, एंड तीसरे रिएक्शन में x/12. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं यहाँ पर x plus 2x/3 plus x/12 and I put the value of x as 2, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 3.5 मोल्स. ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू 2 पुट कर देना तो मेरा आंसर 3.5 मोल्स आ जाएगा. तो ये मेरा ए और बी पार्ट दोनों का आंसर हो गया. ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से करा है, इस तरीके से. अभी आप रिवर्स वे में भी जा सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स, आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा. ठीक है, तो ये हमारा एक सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन था. ठीक है, बुकलेट का एक क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि आप लोग एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख सको. ठीक है, प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, एंड ओके, वंश मुझसे पूछ रहे हैं सर व्हाई डिड यू ऐड इन द लास्ट स्टेप. सो ऐड मतलब आपको देखो ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है लास्ट बी पार्ट में कि इतना Cl2 डालने के बाद में कितना KCl बनेगा. अब KCl तीनों रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो सबको ऐड कर दिया मैंने कि कितना KCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मेरे एनालिसिस से मैंने ऐड करके आइडेंटिफाई करके बता दिया. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अ सीरीज रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, जब आप होमवर्क सॉल्व करोगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. ठीक है, नाउ आई वुड वांट टू मूव टुवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जैसे सीरीज आपने देख लिया है, तो अब मैं आपको पैरेलल रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस करवाता हूँ. ठीक है, सो नोटिस करना व्हाट इज पैरेलल रिएक्शन एंड हाउ डू वी सॉल्व पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चंस. सो लेट्स कम टू पैरेलल रिएक्शन. सो अब होता क्या है पैरेलल रिएक्शन, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, ऑलराइट, बीच में क्या डाउट आ रहा है. ऋषभ बोल रहा है बट 2 moles of Cl2 are formed. नहीं बाबा ऋषभ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो यार. 2 moles of Cl2 are given, 142 grams are given. ठीक है, and please if you have your camera on, I would request you again to switch off your camera, otherwise I will be forced to take you out of the class. ठीक है, don't force me that again. All right, then ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग एक बार रीड कर सको कि ये करा क्या गया है. ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट ट्राई एंड सी अगर आपको समझ में आ रहा है तो. ये हम लोगों ने स्टार्ट करा था लेट एक्स बी द मोल्स ऑफ एक्स से, और फिर रिएक्शन 1 2 3 में स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हुए जा रहे हैं कि किससे कितना बनेगा, एंड देन एंड में डेटा यूज कर लिया तो उससे पता पड़ा कि एक्स क्या वैल्यू है और एक्स क्या दिया हुआ है, एंड वी सॉल्व्ड इट. ठीक है, नाउ ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट पैरेलल रिएक्शंस. ठीक है, पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना. अभी हमने जो ऊपर देखा दैट वाज अ सीरीज और यू कैन से सीक्वेंस रिएक्शन. ठीक है, सीरीज सीक्वेंस रिएक्शन कैसा हो गया कि यू नो ए से बी बना. ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर बी से सी बना एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सीरीज रिएक्शन. पैरेलल रिएक्शन में नोटिस करना कैसा हो रहा है, पैरेलल रिएक्शन में ए से बी बन रहा है एंड साइमल्टेनियसली ए से सी भी बन रहा है. ठीक है, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ पैरेलल रिएक्शन. दैट सेम रिएक्टेंट से वी आर गेटिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड प्लीज नोटिस, ठीक है, दिस इज नॉट सेम एज ए गोज टू बी प्लस सी. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों सेम है. ठीक है, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट. कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू नोटिस करना. सो
कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं एंड कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं. सो दीज आर यू कैन से सेट ऑफ पैरेलल रिएक्शन. ठीक है, मुझे इसको वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आई वुड से समथिंग लाइक दिस. व्हेन सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, दिस इज क्रूशियल, व्हेन सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स undergo two or more reactions, then it is called parallel reaction. ठीक है, तो यहां पर सेम रिएक्टेंट्स हैं जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है, दिस इज हैपनिंग विद इन द सेम वेसल, ठीक है, विद इन द सेम कंटेनर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस और यू कैन से पैरेलल रिएक्शन. ठीक है, give me 1 second guys. ठीक है, हाँ, आई थिंक अभी बेटर कनेक्टिविटी आनी चाहिए वाईफाई का. ओके, नाउ अब इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसा होगा. ठीक है, हाउ डू वी काइंड ऑफ कम अक्रॉस क्वेश्चंस इन दिस. तो मैं एक एक क्वेश्चन अभी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा दैट व्हाट इज द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ सच क्वेश्चंस. सो सेम रिएक्शन के ऊपर ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, इफ 12 grams of carbon completely consumes 20 grams of oxygen gas, to undergo the above mentioned पैरेलल रिएक्शन. ठीक है, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगेन कंप्लीटली कंज्यूम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट बचेगा, दोनों पूरे कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक है, अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहे होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, बट पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. So if 12 grams of carbon completely consume 20 grams of O2 to undergo the above reaction, above mentioned parallel reaction, ठीक है, then determine the mole ratio of CO2 to CO. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है. चलो ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, बट एक बार खुद से ट्राई करो. नहीं, आपका आंसर सही नहीं है अनुष. ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, वैलिडेट. अगर आपका कुछ आंसर भी आया है तो उसको क्रॉस चेक करो. नॉट करेक्ट जायद. रुद्राभिषेक का भी सही नहीं है. हाँ, आदित्य ने सही आंसर दिया है, आदित्य श्रीवास्तव का आंसर सही है. सिद्धार्थ, ईशान, विवान, ऋषभ, नहीं, आप लोगों के आंसर सही नहीं है. नॉट करेक्ट सोहम.
Zayed, Moksh, Josh, Swayam, Tanay. Incorrect answers. Not correct, Manas. Harsh, Yash, Aryaman. Incorrect. अरे रिएक्शन तो बड़ी सिंपल सी है. C plus O2 gives CO2 and C plus half O2 gives CO. किसी ने भी तक सही आंसर मतलब एक्सेप्ट फॉर द नेम्स दैट आई कॉल्ड आउट, बाकी लोगों के आंसर सही नहीं है. विराज का सही आया है एक. नहीं. समर्थ नहीं. श्रेया, नवनीता, आदित्य, शिव. नहीं, आदित्य चौधरी का सही है, बाकी का गलत नहीं है. सिद्धांत भद्र का भी सही आया है. तने ने क्वेश्चन पूछा है, शुड बी अज्यूम हाफ ऑफ कार्बन यूज इन ईच रिएक्शन. वाह, शुड बी अज्यूम द आंसर. लेट द आंसर बी. ऐसे नहीं कर सकते राजा. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट मी talk about something where one of the incorrect solutions that students do is this, um, carbon plus O2 giving CO2. ठीक है. and carbon plus half O2 giving CO. ठीक है. अगर मैंने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया ऐसे, ठीक है, 2 कार्बन प्लस 3/2 O2 गिव CO2 प्लस CO, तो ये गलत हो गया. ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इसमें तो आपने क्या करा, आपने आंसर ही अज्यूम कर लिया. ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों CO2 एंड CO 1:1 के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं. मतलब आपने तो आंसर ही अज्यूम कर लिया ना. So what I mean to write here is, do not combine parallel reactions just like that. ठीक है, ऐसे रैंडमली कंबाइन नहीं कर सकते आप. यहां पर तो व्हाट मिस्टेक दैट यू डिड, यहां पर वी अज्यूम्ड, ठीक है, बाय द अबव combination, we assumed that CO2 and CO are in 1:1 का रेशियो. ठीक है, तो ये तो आपने गड़बड़ी कर दिया, आपने आंसर ही अज्यूम कर लिया. ठीक है, क्योंकि कोई तो कंबाइन ऐसे भी कर सकता था ना, रादर देन समवन माइट से कि CO2 एंड CO, ठीक है, ये 1 इसका कोएफिशिएंट रख देते हैं और 2 इसका रख देते हैं, और फिर ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया. कोई ऐसा भी कर सकता था, कोई और कोएफिशिएंट चेंज कर दे, कुछ भी कर दे. तो इस तरीके से कंबाइन नहीं कर सकते. ठीक है, पहली चीज. सो डोंट डू द आंसर इन दिस मैनर. नाउ let me show you the correct approach of how to work toward how we work towards this question. So दो मेथड से करके दिखाऊंगा मैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना. The first method is going to be something which is more fundamental, and I will not combine the parallel reactions. ठीक है, so यहाँ पर I am not combining the reaction. ठीक है, what I'm going to here do is I'm going to keep my analysis quite simple, and I'm going to say that let the moles of CO2 formed is equal to X, and let the moles of CO formed is equal to Y. ठीक है, तो अगर मेरा रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें CO2 बन रहा है, C plus O2 gives CO2, और ये X मोल्स बन रहा है,
तो कितना कार्बन और कितना O2 लगेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी x और ये भी x आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड CO का अगर अपन रिएक्शन देखेंगे तो ये CO का बैलेंस रिएक्शन है, और इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि y मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो कितना कार्बन एंड कितना O2 लगेगा, तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा, ये y लगेगा एंड O2 लगेगा y/2, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट वाज हाफ। नाउ व्हाट वी हैव डन इज क्रिएटेड टू वेरिएबल्स, एंड इन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेंगी, तो वो हमारे पास हैं दो डेटा पॉइंट्स। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे टोटल कार्बन कितना आ जाएगा, टोटल कार्बन इज x plus y moles, which means 12 times x plus y grams, and this is given to you as 12 grams, ठीक है, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि कार्बन 12 ग्राम यूज किया है, तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन गैस व्हाट यू सी इज दैट, ठीक है, ये तो कार्बन के लिए था, ऑक्सीजन के लिए फोकस करना है यहाँ पर। टोटल O2 comes out to be x plus y/2, एंड ये क्या आ रहे हैं इनके मोल्स, ठीक है। सो इनका मास कितना हो जाएगा, मास 20 ग्राम्स दिया हुआ है, तो इट शुड बी x plus y/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 विच इज 32। तो ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व 1 एंड 2, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हो खुद से। x 1/4 आएगा एंड y 3/4 आ जाएगा। So this implies moles of CO2 upon moles of CO, which is 1/4 upon 3/4. तो ये आंसर आएगा आपका 1/3। That is your correct answer. ये समझ में आया, ठीक है। हाँ, I assumed that CO का x मोल्स बन रहा है एंड CO2 का x मोल्स बन रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का y मोल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ तो मैं वर्क कर ही सकता हूँ ना। ठीक है, ये एक तरीका था, मैं आपको एक और तरीके से भी करके दिखाता हूँ, बट फर्स्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस मेथड, हाउ दिस हैपेंड। हाँ डेफिनेटली दूसरे भी मेथड्स हो सकते हैं। आई विल आल्सो सॉल्व वन मोर मेथड फॉर यू, आई विल आल्सो यूज वन मोर मेथड एंड सॉल्व दिस फॉर यू। सो ध्यान से ऑब्जर्व करो, चलो एक और मेथड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, सो वंश का क्वेश्चन है सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। हाँ बिकॉज क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि दे आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तो इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो सकता है, बना सकते हैं, क्वेश्चन दूंगा भी सही मैं आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करोगे कि उस क्वेश्चन में डिफिकल्ट कैसे हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी try to solve this question using another method, ठीक है। let me call this method 2, ठीक है। method 2 कैसा है, that I will combine the reactions, combine the parallel reactions, but this combination that I'm going to do, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना how I will combine. So let the moles of CO2 x and moles of carbon monoxide भी y, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, this implies ratio of coefficient of CO2 to CO will be x is to y, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना what I mean to say by that, ठीक है। मुझे ये कंबाइंड फॉर्म में लिखना है इक्वेशन, ठीक है। मुझे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है कि कार्बन प्लस O2
is giving CO2 and CO, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली यही पूछा जा रहा है कि ये किस रेशियो में बन रहे हैं, तो व्हाट आई डू, आई कीप कि ये x:y के रेशियो में बन रहे हैं, ठीक है। तो जो उनके कोफिशिएंट होंगे उसी के रेशियो में मोल्स बनते हैं ना, तो वो कोफिशिएंट मैंने x और y मान लिए, ठीक है। पहले मैं गलती क्या कर रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि मैं ये 1 और 1 ले रहा था, मतलब ये मैंने अज्यूम ही कर लिया कि 1:1 के रेशियो में बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना, इनफैक्ट वो तो पूछा जा रहा है मुझसे, तो आई विल लेट दैट बी एज अ वेरिएबल कि x और y के टर्म्स में बन रहे हैं। अब नोटिस करना, अब मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी एनालिसिस के पहले आई नीड टू हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, x प्लस वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन x प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन का बैलेंसिंग देखो, यहाँ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2x प्लस वाई, ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस वाई राइट हैंड साइड में है। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट a लगा देंगे तो 2 टाइम्स a शुड बी इक्वल टू दिस, तो a का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस वाई बाय 2, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि ये होना चाहिए x प्लस वाई बाय 2, ठीक है। आई जस्ट रब दिस वर्किंग वाला पार्ट। तो ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब मुझे इसमें बोला जा रहा है कि ये 12 ग्राम्स है और ये 20 ग्राम्स है, ठीक है, एंड ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम ईच अदर कंप्लीटली, ठीक है, दे काइंड ऑफ कंज्यूम ईच अदर कंप्लीटली। जस्ट अ सेकंड गाइस, all right, so you have 12 grams of carbon and 20 grams of O2 that consume each other completely. तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, ठीक है। कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन में रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कैसा आ रहा है। सो 12/12 ये मोल्स आ गए कार्बन के और इसका कोफिशिएंट है x/y। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए 20/32, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है, अपॉन इसका कोफिशिएंट था x प्लस वाई बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x/y का आंसर आ जाएगा 1/3 ओनली, द सेम आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर question, and this was something which was in a different way, ठीक है, this was something which was a completely different manner। मैं इसको भी जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा देर आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो कि इस केस में मैंने कंबाइन करा है रिएक्शन को, बट कंबाइन करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि कोफिशिएंट्स अज्यूम नहीं कर लूं मैं, ठीक है। अच्छा, सिद्धांत पूछ रहा है सर विच मेथड इज बेटर, वेल डिपेंड्स ऑन द डेटा, ठीक है। तो जब आप डेटा यूज करके सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड बेटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा वो, ऐसा नहीं है कि आई कैन से दैट दिस वन इज अ बेटर मेथड। अगर ऐसा होता तो फिर मैं दूसरा मेथड बताता ही नहीं आपको, मैं आपको सिर्फ बेस्ट मेथड ही बताता ना, व्हाई वुड आई देन वेस्ट टाइम विद अदर मेथड्स, ठीक है। ऑल राइट, सो ये आपका पैरेलल रिएक्शन का हुआ, ठीक है। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, आप लोग ही सॉल्व करना, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी हैव डिड, ताकि एक बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो बहुत कम बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया था। तो आई होप नाउ अब मैं इसका रेप्लिका एक तरीके से वो आपसे पूछूंगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे,
ठीक है, एक बार ट्राई करना। ओके मुझे क्या क्वेश्चन आ रहा है ऋषभ का, इफ यू बैलेंस द इक्वेशन बाय होल नंबर्स विल गेट अ डिफरेंट आंसर। अरे तो राजा ऋषभ, तुम्हें यही तो मैं समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर वैल्यूज अगर अज्यूम कर लोगे 3 4 कुछ वैल्यू अज्यूम कर लिया तो तुमने तो आंसर ही अज्यूम कर लिया ना, और तुम कुछ भी फिर बैलेंसिंग कर दोगे तो तुम्हारा आंसर डेफिनेटली गलत आ जाएगा। वही तो मैंने पूरा प्रेमाइज बताया तुम्हें मेथड 2 का। ऑल राइट, अब ट्राई करो एक बार। हाँ फर्स्ट मेथड में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। सो द क्वेश्चन गोज इन दिस मैनर, 25.4 grams ऑफ आयोडीन, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट होता है 127 AMU। completely reacts with um, completely reacts with how much, 14.2 grams of chlorine, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5 AMU to yield ICl and ICl3, ठीक है। डिटरमाइन the mole ratio of ICl to ICl3 produced, ठीक है, ये आप मोल रेशियो डिटरमाइन करो, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन जरूर स्टूडेंट्स का आता है, सर हम आयोडीन को आई लें या I2 लें, या क्लोरीन को Cl लें या Cl2 लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज करो सबसे आंसर सेम ही आता है, ठीक है। यू विल सी, आप ट्राई करो और आपको पता पड़ेगा, आप कोई सा भी नोटेशन यूज कर लो, ठीक है। इसी के लिए डेलिबरेटली मैंने यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखे हैं आयोडीन एंड क्लोरीन, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू आस्क दिस क्वेश्चन, गुड दैट यू आस्क्ड, एंड द थिंग इज उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्राई करो। हाँ अब कुछ, अब स्टूडेंट्स के सही आंसर आते जा रहे हैं, गुड, यश, सुशील, ईशा, आदित्य, चारों ने सही जवाब दिया है। अभी भी कुछ बच्चों के गलत आंसर आए हैं। सो हम वंश, आप दोबारा चेक करो, आपके आंसर गलत है, बाकी सबने सही दिए हैं। नहीं नहीं शॉन, तुमने तो एकदम ही अलग ही आंसर दे दिया। नहीं दैट्स नॉट करेक्ट, या बाकी लोगों का सही आता जा रहा है आंसर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 1:1, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड लेट मी क्विकली सॉल्व इट यूजिंग द फर्स्ट मेथड ओनली, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, I plus Cl is giving ICl, ये पहला रिएक्शन हो रहा होगा, एंड I plus 3Cl is giving ICl3, ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया। आप चाहो तो ये ऐसे I2 या Cl2 भी ले सकते हो, आई डोंट माइंड,
ये भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहिए तो आप ट्राई भी करके देखना। अभी मैंने सिंपल कर दिया, इस तरीके से मैंने ये ले लिया। अब इसमें नोटिस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ICl के ए मोल्स बन रहे हैं और ICl3 के बी मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितने मोल्स ऑफ आई एंड Cl विल बी रिक्वायर्ड? यहाँ पर दोनों के ए मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री, एज यू कैन सी फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स। एंड सेकेंड रिएक्शन में भी आई और Cl के कितने रिएक्ट होंगे? अगर मुझे बी मोल्स ऑफ ICl3 चाहिए तो इसके आयोडीन के बी मोल्स लगेंगे एंड क्लोरीन के 3 बी मोल्स लगेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब अगर आप नोटिस करोगे कि टोटल आयोडीन कितना लगा, टोटल आयोडीन comes out to be A plus B moles, right? अब A plus B moles मतलब A plus B into 127 grams इसका मास होगा, which is given to you as 25.4 grams। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आप फोकस करोगे क्लोरीन के ऊपर भी। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर आप फोकस करो तो टोटल क्लोरीन कितना लग रहा है? ठीक है, जैसे टोटल आयोडीन हमने देखा था, वैसे ही टोटल क्लोरीन इज कमिंग आउट टू बी A प्लस 3B मोल्स। ठीक है, अगर A प्लस 3B मोल्स हैं तो हाउ डू यू राइट दिस नाउ? दैट टोटल मास कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू A प्लस 3B इज इक्वल टू 14.2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके A एंड B आप लेके आ जाओ, और जब आप रेशियो निकालोगे तो A अपॉन B 1:1 आ जाएगा। ठीक है, लेट मी जूम आउट अगेन, तो आप लोगों को सोल्यूशन भी समझ में आएगा। ठीक है, दिस वाज द मेथड 1 दैट आई जस्ट यूज्ड। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट यूजिंग द सेकंड मेथड एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से आपका सेकंड मेथड से भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है अच्छा, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पर नोटिस करना, लेट मी कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन अ बिट, एंड इसमें अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी if you are able to get this 31 grams of P4, or in fact 31 grams each of P4 and O2 are mixed to give P4O6 and P4O10 in 1:1 mole ratio. ठीक है, the question is determine percentage excess reactant left. ठीक है, so as you can see, now this is a question which entails two concepts together. It is parallel reaction plus अभी excess word use हो गया यहाँ पर, so it is a case of limiting reagent as well. Try करो। फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट मी राइट इट डाउन है, atomic weight of phosphorus is 31 gram per mole। ठीक है, नहीं ईशा, आपका आंसर सही नहीं है।
नहीं श्रेया, आपका आंसर सही नहीं है। आदित्य का भी आंसर सही नहीं है। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। अच्छा, इसमें मुझसे हिंट ले लो। हिंट इज कि इसमें मेथड 1 से बहुत दिक्कत आएगी। आपको इसमें मेथड 2 ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ट्राई मेथड 2, दैट विल बी मच बेटर। मेथड 1 will be a lot of trouble in this case. अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है। सिद्धांत भद्र का आंसर थोड़ा क्लोज है, बट नॉट करेक्ट कंप्लीटली। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है श्रेया, आपने भी वही काइंड ऑफ गड़बड़ करा है। बट क्लोज था आपका आंसर भी। नहीं नहीं, अभी तक तो सही नहीं है। जो ये आपका आंसर भी सही नहीं है। हम्म किसी का भी अभी नहीं आया, किसी का भी मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आया, बट हाँ एक दो बच्चों ने फिर भी क्लोज आंसर दिया। देवांश ने पहला सही आंसर दिया है। देवांश देसाई करेक्ट है। ऑल राइट। हाँ, प्रतीक सुवर्णा ने भी अभी करेक्ट दिया है। ठीक है, विराज का गिव अप हो गया है। विराज ने बोल दिया सर मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज बता दो। ऑफ कोर्स बताएंगे। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया, गुड। जिनका आंसर आया ग्रेट, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर अब नोटिस करना, आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग मेथड 2। ठीक है, बिकॉज I or you can say given ratio of products, we can easily write combined equation. ठीक है, so एक तरफ P4NO2 reactants है और बन रहा है P4O6 and P4O10। ठीक है, अब इनका रेशियो दिया हुआ है 1:1 है। ठीक है, ये इनका रेशियो दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं इनका कोफिशिएंट 1 और 1 लिख पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डेटा गिवन है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज यू कैन से गिवन। तो अब अगर मैं बैलेंस करूं इसको इक्वेशन को, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 2 आ जाएगा एंड ये कोफिशिएंट 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब नोटिस करना, इनका मास दिया हुआ है दोनों का 31 ग्राम्स। ठीक है, मोल्स कितने आ जाएंगे, ये 31/4 इंटू 31 एंड ये 31/32। ठीक है, एंड अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो की बात करूं, तो दिस विल बिकम ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो 1/4/2 एंड ये वैल्यू 31/32/8। ठीक है, कोफिशिएंट मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, which means it's a case of limiting reagent and the one with the smallest value as you can see is O2। तो इस केस में O2 आपका एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब मुझसे ये मत पूछना
कि सर 1/4/2 एंड 31/2/8 में हम लोग कैसे जज करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, मतलब इतनी मैथ्स तो मुझे नहीं आती है कि सिखाऊं कैसे, तो उसके लिए आपको अपने मैथ्स वाले टीचर से बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वैल्यू छोटा है। ठीक है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब मैं मेरा एनालिसिस कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मुझे ये पता पड़ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है तो फिर मैं मेरा एनालिसिस करना शुरू करता हूँ। ये बैलेंस्ड इक्वेशन वापस से लिख लेते हैं। इट इज गिविंग P4O6 एंड P4O10। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट में इसके मोल्स हैं 31/4 × 31 एंड इसका है 31/32। ये इनके स्टार्ट में मोल्स है एंड ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके हिसाब से अब कितना P4 कंज्यूम हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नोटिस करोगे यहाँ पर P4 और O2 के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। 2 and 8 आर देयर कोफिशिएंट्स, तो 31/32 कितना कंज्यूम करेगा तो ये मैं निकाल सकता हूँ। तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा दैट मोल्स ऑफ P4 कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 1/4 × 31/32। ठीक है, एंड इनिशियल मोल्स कितने थे। इनिशियल मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू 1/4 × 31/31। ठीक है, सो मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट कितना आ जाएगा, ये 31/4 तो कॉमन कर देते हैं। ठीक है, सो 1/31 - 1/32 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/31/4 इंटू 1/31 × 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है परसेंटेज P4 लेफ्ट। ठीक है, तो कितना बच गया है, विच इज 1/4 × 1/32 अपॉन इनिशियली कितना था। ठीक है, दिस इज द मोल्स लेफ्ट एंड मोल्स इनिशियल, ये डिनोमिनेटर में जाएंगे, विच इज 1/4 × 31/31। तो इंटू 100% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100/32%। ठीक है, सो एंड में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, एंड में कैलकुलेशन ज्यादा है, बट अदरवाइज व्हेन यू कम टू द अप्रोच टुवर्ड्स हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कंबाइन कर सकते हो इस केस में, ये मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट यू कंबाइन द रिएक्शन एंड क्योंकि इनके कोफिशिएंट, इनका रेशियो दिया हुआ है 1:1, तो ये इनका कोफिशिएंट आप 1 and 1 ले सकते हो। तो उससे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन जो मिलेगी उस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी फिर वही स्टेप्स हैं जो अपन लोग फॉलो करते आते हैं। सबसे पहला स्टेप, आफ्टर राइटिंग द बैलेंस्ड रिएक्शन यू गेट द मोल्स, देन स्टेप 3 कैलकुलेट द रेशियो, एंड देन स्टेप 4 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड देन दिस इज स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। तो वही हमने एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस यू हैव नाउ बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना मोल्स ऑफ P4 कंज्यूम होगा तो कितना मोल्स बचेगा। ठीक है, लेट मी जूम आउट द एनालिसिस वाला पार्ट। ये एनालिसिस वाला पार्ट आप फिर से ऑब्जर्व कर लो कि कैसा रहेगा ये एनालिसिस। सेम स्टेप्स। ठीक है, एंड ओके जोई, अगर आपने परसेंटेज बाय मास भी कैलकुलेट करा है तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अलग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मोल्स अपॉन मोल्स है। तो अगर आप मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट में ऊपर नीचे डिवाइड भी कर दोगे तब भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू डिड यूजिंग परसेंटेज बाय मोल्स और परसेंटेज बाय मास। ठीक है, and now that I'm getting the request for solving the first method,
आई वुड पोलाइटली डिक्लाइन, बिकॉज मुझे आगे का लेक्चर पढ़ाना है। ठीक है, मुझे फर्स्ट मेथड से मैं करने लग जाऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा आंसर आएगा बट बहुत टाइम लगेगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट यूजिंग द फर्स्ट मेथड। इसमें सेकंड मेथड एक्चुअली गिव्स द आंसर इन अ मच मच फास्टर मैनर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ ये तो पैरेलल रिएक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, which is case of incomplete reaction। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है, तो मैं क्लास को ना कुछ 10 मिनट के अराउंड एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट बिफोर आई क्लोज टुडेज क्लास। तो अभी वैसे मेरे पास 15-20 मिनट है, बट मुझे 10 मिनट शायद और लग सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान से फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, एंड देन लेट्स डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे व्हाट दिस केस मीन्स। सो 10 moles of SO2, ठीक है, आर मिक्स्ड with 15 moles of O2। ठीक है, as a result 8 moles of SO3 are formed। ठीक है, determine the mole ratio of SO2 to SO3 in final mixture। ठीक है, ये आप ट्राई करो, आई एम गिविंग यू अ मिनट और सो। ठीक है, जो ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, बट यू डेफिनेटली गिव द आंसर विच आई वांटेड टू एक्चुअली सी। ठीक है, बाकी जैन, स्मृति, आदित्य, आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, अर्णव का सही है, ईशा आपका सही नहीं है, वंश का भी सही है, नहीं वंश का नहीं है, सॉरी वंश का गलत। हाँ नहीं, वंश का भी सही है, वंश दो दो है, सॉरी वंश जोगानी का सही है, वंश मेहता का गलत है। ठीक है, ऑल राइट, बहुत सारे आंसर एक साथ आ गए, मिस हो गए मेरे से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1:4। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ डू वी गेट दैट आंसर, वो एक बार नोटिस करते हैं। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1:4 द करेक्ट आंसर, हाउ डू वी गेट दैट। ऑल राइट, सो पहले मैं इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। सो SO2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग SO3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसके 10 मोल्स हैं। ठीक है, ये मोल्स मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, 10 है इसके, इसके 15 है, एंड देन मैंने रेशियो कैलकुलेट करा, तो ये 10/1 आया, एंड ये 15/हाफ आया। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, एंड आई कैन सी SO2 का कम है, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे। सो स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में अगर इसके 10 मोल्स हैं, इसके 15 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, राइट, LR कंज्यूम्ड
completely and based on that अगर मैं मेरा analysis करूँगा, ठीक है, तो SO3 एंड SO2 के बीच का एनालिसिस में दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो अगर इसके 10 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो SO3 के भी 10 मोल्स फॉर्म हो जाने चाहिए, एंड दैट is something which kind of raises a question that okay, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ ये है कि however the question says that 8 moles of SO3 are formed, ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारा हिसाब से तो 10 मोल बनने चाहिए थे, ठीक है, बट क्वेश्चन तो कह रहा है कि 8 मोल ऑफ SO3 is getting formed, ठीक है। So this is actually what introduces the case of incomplete reaction, ठीक है। So यहाँ पर नोटिस करना एंड लेट मी हाईलाइट यहाँ पर, ठीक है, that this is case of incomplete reaction, ठीक है। 10 मोल्स बनने चाहिए थे पर 10 मोल बने नहीं, उससे कम ही बने, ठीक है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो ये नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर ये हो रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये यहाँ की लर्निंग है। तो नोटिस करना, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिया नहीं था इसके पहले ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड डन वर समथिंग जहां पर यू नो रिएक्शन कंप्लीट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट था हम लोग उसके लिए यही बोल रहे थे कि रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब नोटिस करना दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इनकम्प्लीट रिएक्शन के होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस तरीके के होंगे जहां पर इट विल बी अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि फलाना फलाना इज द डेटा एंड कैलकुलेट द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड ऑप्शन होंगे 10 20 30 40 टाइप्स, मतलब इतना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है। तो वो कैसा हो गया, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ गया, ठीक है, कि ये तो केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको डेटा ऐसा मिले कि यू नो दिस इज द डेटा, दिस इज व्हाट रिएक्ट्स, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड, एंड देन यू नो इतना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ कितना बनेगा, ठीक है। आपको अपफ्रंट डेटा दे दिया कि परसेंटेज कंप्लीशन ही इतना है, तो भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे दैट ओके इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में, तो हम टिपिकली उसको पूरा का पूरा रिएक्शन ही मान लेते हैं, ठीक है। अ वेरी प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन शुड ऑलवेज यूज दिस इंफॉर्मेशन, शुड ऑलवेज स्पेसिफाई कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट समटाइम्स क्वेश्चंस की लैंग्वेज में लिखा नहीं रहता है, तो हम लोग उस केस में ये मान लेते हैं कि यू नो रिएक्शन कंप्लीट ही हो रहा होगा। अब ये अजम्पशन लेने के बाद हो सकता है कि आपको डेटा में फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आए, जैसे यहाँ पर नजर आया कि यार अगर मैं पूरा रिएक्शन करा रहा था तो उससे तो 10 मोल SO3 बनना चाहिए था, बट क्वेश्चन में तो 8 मोल ही बोला हुआ है। तो आपको डेटा से इनडायरेक्टली स्ट्राइक होगा दैट यू नो दिस केम एज अ क्वेश्चन ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग which as a you know kind of quick recap, ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप बता देता हूँ। what I'm trying to tell is that जब केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन आएगा आपके सामने, ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि परसेंटेज इनकम्प्लीशन निकालो, या क्वेश्चन में बोल देंगे कि इतना परसेंटेज रिएक्शन हो रहा है, फलाना फलाना एनालिसिस करो, और समटाइम्स इट कैन बी अ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आप ही को डेटा से आइडेंटिफाई करना है कि ये तो केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज इनफैक्ट अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन,
क्योंकि आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ गया कि ये केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व दिस केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये मैं बताता हूँ। सो दिस इज समथिंग विच गोज इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, सो हाउ डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। हम लोग अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्ट में 10 मोल्स थे, 15 मोल्स थे एंड ये तो था नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेड प्रोड्यूस लिखूं तो नोटिस करना, कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना। कोफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ पर, 1, 1/2 एंड 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि SO2 के x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो O2 के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, -x/2। ये समझ में आया? ठीक है, एंड SO3 के कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, वापस से आप नोटिस करो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 ही है, तो अगर x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो O2 के भी x मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? राइट, सो दिस इज समथिंग विच इज अच्छा, वाई नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं ना, these are getting consumed and this is getting produced। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करो कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड है। अगर, ठीक है, अगर यहां पर, चलो मैं वेरिएबल नहीं लेता हूं, ठीक है, कुछ बच्चों को वेरिएबल अभी भी दिक्कत आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन का डेटा ही ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये कितना बन रहा है, ये 8 मोल्स बन रहा है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जरा एनालिसिस करके देखना। पहले मैं O2 और SO3 का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, O2 और SO3 का एनालिसिस करते हैं, तो O2 का कोफिशिएंट हाफ है और SO3 का 1 है। ठीक है, तो अगर SO3 के 8 बन रहे हैं मोल्स, तो O2 के कितने कंज्यूम हुए होंगे, तो आप ये यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, तो ये -4 आ जाएगा, है ना, माइनस क्योंकि कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, SO2 और SO3 के बीच में भी रिलेशनशिप देखो, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो अगर इसके 8 मोल बन रहे हैं तो कितना SO2 कंज्यूम हुआ होगा, वापस से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 8 मोल्स इसके भी कंज्यूम हुए होंगे। अभी समझ में आया? अभी मैंने वेरिएबल ही नहीं लिया। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, अब फाइनली क्या हो जाएगा, अगर ये 10 था और 8 कंज्यूम हो गए तो 2 बच जाएगा, ये 15 इनिशियल था, 4 कंज्यूम हो गए तो 11 बच जाएगा, और ये 0 था इनिशियली, 8 प्रोड्यूस हो गए तो एंड में इसके 8 रहेंगे। So this is what your final situation looks like. Okay, this is your final situation. So number of moles of SO2 upon number of moles of SO3 is 2:8 और 1/4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग अब इसको दोबारा से देख सको कि कैसे मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, इस बार मैंने नोटिस करना यहाँ से स्टार्ट करा एनालिसिस। वाई? क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट मुझे दिया हुआ था। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस वहां से स्टार्ट हुआ, एंड एज यू कैन नोटिस यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो दैट लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, हाँ, सो जैसे श्वेताब ने बोला, श्वेताब एक्चुअली बहुत बार ऐसे बच्चे सोचते हैं कि सर हम SO3 को लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं क्या। वैसे सी श्वेताब, द थिंग इज कि
लिमिटिंग रिएजेंट इज एक्चुअली अ टर्म यूज्ड फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है, हम टिपिकली प्रोडक्ट्स के लिए ये नहीं यूज करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज समथिंग दैट वी यूज फॉर रिएक्टेंट्स ओनली, ठीक है। बट इसमें एनालिसिस ऐसा हुआ कि मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाने लगा, ठीक है, बिकॉज डेटा प्रोडक्ट का मुझे दिया था, ठीक है। अच्छा, तने ने पूछा है कि व्हाई इज रिएक्शन इनकम्प्लीट। अरे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की बेड पर हो रहा था और फिर अचानक से बीच में से वो कैटलिस्ट बेड हटा लिया, ठीक है, तो रिएक्शन वहीं का वहीं रुक गया। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। राइट नाउ जायद, जायद का एक अच्छा क्वेश्चन है विच इज एक्चुअली व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ पुट हेयर। सो यहाँ पर ध्यान से सुनना, देयर इज दिस टर्म जो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में ध्यान से सुननी और समझनी है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। सो परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंप्लीशन और यू कैन से परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। व्हाट दे बेसिकली मीन टू आस्क इज कि रिएक्शन कितना हुआ है, मतलब जैसे हमने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये तो केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन था, ठीक है, तो ये केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो कितना इनकम्प्लीट हुआ, मतलब एज इन कितना कंप्लीट हुआ वो तो बताओ। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर। तो इसका फॉर्मूला नोटिस करना, इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा, परसेंटेज यील्ड विल बी, ध्यान से नोटिस करना फॉर्मूला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ठीक है, अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा होगा ये आप ध्यान से फोकस करना, इट हैज टू बी लिमिटिंग रिएजेंट ओनली, ठीक है, डोंट यूज एनी अदर। या ऐसा मत करना कि रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने लग गए कि सबका सम ले लिया और समथिंग ऑफ दैट नेचर, वैसा नहीं होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर जैसे 10 मोल्स दिए थे SO2 के, ठीक है, 10 मोल से स्टार्ट किया था हमने और कितने मोल रिएक्ट कर गए, 8 मोल रिएक्ट कर गए। तो यहाँ पर मेरा यील्ड का मैं रिजल्ट कैसे लिखूंगा, 8/10 इंटू 100%, दैट इज 80%, ठीक है। ये मेरे अबव एग्जाम्पल का परसेंटेज कंप्लीशन हो गया या परसेंटेज यील्ड हो गया, ठीक है। एंड इसी में, ठीक है, इसी में नोटिस करना, you can also write percentage yield in terms of products also. Percentage yield can be written in terms of products also, ठीक है। रिएक्टेंट में तो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, प्रोडक्ट में तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। मान लो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो रहे हो तो भी आप लिख सकते हो किसी के भी टर्म में। कैसे लिखेंगे वो ध्यान से नोटिस करना, परसेंटेज यील्ड विल बी actual amount of product formed, ठीक है, actual amount of product formed upon expected amount of product, ठीक है। expected amount क्या है कि अगर 100% रिएक्शन हो रहा होगा तो कितना बनना चाहिए था, ठीक है, और एक्चुअली में कितना बना। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 10 बनना चाहिए था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ स्टार्टिंग में एनालिसिस करा था कि 10 बनना चाहिए था अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाता, बट बना कितना है, 8 ही। तो इससे भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, दैट 8/10 इंटू 100%, दैट इज 80%, ठीक है। तो आप रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस कर सकते हो और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। बट रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में O2 के हिसाब से मत कर देना, ठीक है। और अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है तो आप किसी भी प्रोडक्ट के हिसाब से करो, सबसे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सोहम का आंसर है सर अमाउंट मोल्स में ही लिखें क्या। सोहम फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप मास अपॉन मास भी लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, मोल्स अपॉन मोल्स लिखोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। बस ये मत करना कि ऊपर मोल्स ले लिया नीचे मास ले लिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। जो अमाउंट ऊपर ले रहे हो वही अमाउंट नीचे भी लेना है, मोल्स लिए तो मोल्स, मास लिए तो मास,
हाँ वॉल्यूम में भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गैसेस है तो आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो, आएगा वैसा क्वेश्चन भी आएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। नाउ ये आपको परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अच्छा ऋषभ पूछ रहा है कि हमेशा प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज टुडेज क्लास, एंड इट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, तो वापस से दिमाग लगाना एंड लेट मी नो अगर आपसे होगा कि नहीं होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नोटिस करना, आई विल कंबाइन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अगेन, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। सो देयर इज a plus 2b which is giving c plus d, ठीक है। एंड इसमें आपको दिया है 50% यील्ड, ये इसके बारे में बोल दिया है कि 50% ही रिएक्शन होगा। 2d is giving e which is 40% yield, ठीक है। एंड देन 2e plus f is giving g which is 50% yield, ठीक है। Now the data that is given to you is of the following manner. If 1 mole of each A, B and F are mixed, then determine the moles of G formed, ठीक है। ट्राई करो। अभी तक तो सिर्फ आदित्य का और श्रेयांश का आंसर सही आया है, ठीक है। सिद्धांत ने भी सही आंसर दे दिया है। बाकी लोग केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ अभी जूही ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। वेदांग का भी सही है, बाकी गलत है। सिद्धांत पत्रा का भी सही है। हम्म। हाँ हाँ, अभी तक नहीं आया है और सही। हम्म। नॉट करेक्ट। हाँ अभी वेदांत अग्रवाल का एक सही आया। अभी एक मोक्ष उदेशी का सही आया है, बाकी गलत चल रहे हैं। हाँ ये सारा सारा ने भी आई थिंक सही आंसर दे दिया है, ठीक है। बाकियों का अभी तक सही नहीं आया है। देवांश का एक सही आया है, मेधांश का सही आया है। बाकी लोगों का सही नहीं आया है। ठीक है, तनय का भी सही आया है। ऑल राइट, सो नाउ लेट मी सॉल्व, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 1/80, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, 1 divided by 80, or if you want to convert it into decimal places, that is what the correct answer is, ठीक है। जिन जिन का नहीं आया है वो ध्यान से ऑब्जर्व करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो a plus 2b is giving c plus d, ठीक है। a plus 2b is giving c plus d एंड इसका yield बोला जा रहा है 50%, ठीक है। सो अब ये दोनों 1 1 मोल दिए हुए हैं,
ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन अब आपका बन गया, नोटिस करना, सीरीज प्लस परसेंटेज यील्ड, ठीक है, प्लस लिमिटिंग रिएजेंट, तीनों कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब बी के हिसाब से आंसर करोगे, डी कितना बनेगा, तो अगर आप बी और डी में कंपैरिजन करोगे तो बी के और डी के कोफिशिएंट 2 एंड 1 है, तो ये एक से कितना बनेगा, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर कि एक से हाफ बनेगा, बट हाफ की जगह कितना बनेगा, 50% ऑफ हाफ, क्योंकि यील्ड 50% है रिएक्शन का, ठीक है। अब इस चीज को, अब डी को आप अगले रिएक्शन में लेके जाओ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2D इज गिविंग ई, ठीक है, तो यहाँ से जो डी बना आपका उसको आप यहाँ पे उठा के लेके आए, ठीक है, ये डी यहाँ पर कितना हो गया था, 1/4 मोल्स हो गया था, तो ये 1/4 मोल्स आपके डी के हैं यहाँ पर, तो ई कितना बनेगा, ये आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर बन जाएगा 1/8 मोल्स, बट इसका यील्ड दिया हुआ है 40%, तो ये 1/8 का 40% बनेगा, विच इज 1/20, ठीक है। अब ये जो ई बना, इसको आप अगले रिएक्शन में लेके जाओ, अगले रिएक्शन में कैसा रहेगा, 2E plus F is giving G and the yield is 50%, तो अब आप नोटिस करोगे कि इसका 1 मोल, सॉरी 1/20 मोल है, एंड F का भी 1/20, सॉरी 1 मोल था, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 मोल ही दिया था, बट यहाँ पर क्लियरली E इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके हिसाब से G का एनालिसिस होगा, राइट। तो E एंड G का एनालिसिस देखेंगे, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1/20 से कितना बनना चाहिए, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/40, बट यील्ड दिया है 50%, तो एक्चुअली में आपका आंसर आएगा 1/80, दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर वुड बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा दैट हाउ डिड वी केम अक्रॉस द सोल्यूशन, ठीक है। देखो एक एक स्टेप वापस से अच्छे से पढ़ो। सो पॉइंट बीइंग, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, बट नंबर केयरलेस मिस्टेक में ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, वंश इस केस में मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ना क्वेश्चन, अभी बार बार मैं R/P लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कर दूंगा वैसे भी एनालिसिस, बट ऐसा थोड़ा ना कि स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा फास्ट करा है, ध्यान से समझो, जिस जिसको समझ में आ गया है दे कैन ऑफ कोर्स लीव द क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, मतलब आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, होमवर्क एंड ऑल मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अभी क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है। जिस जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार ढंग से इसको देख लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करा मैंने, सेकेंड स्टेप में ऑब्जर्व करना ना, यहाँ पर डी के मोल्स 1/4 आए, तो ई कितना बनेगा, उसका स्टोइशियोमेट्री आपने कंपेयर करा ना, 2 और 1 है, तो 2 मोल डी के, एक मोल ई का बना रहे हैं, तो 1/4 से 1/8 बनेगा ना। अच्छा, हर्षम कह रहा है कि मुझे टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, हर्षम इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पहले भी बोला और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट द फैक्ट दैट अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर फास्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे लिए नया है, इसके लिए तुम्हें टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे यू विल बी एबल टू पिक स्पीड एज वेल, एंड मैंने बोला ना, मैं अभी आपको टाइम्ड बेस्ड असाइनमेंट्स देना शुरू करूंगा, तो उसमें आपको गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपका टाइम का भी प्रैक्टिस होता जाएगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट स्टेप में कैसा था, फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो हमारा एनालिसिस देखो ना, यहाँ पे दोनों के मोल 1/1 दिए हुए हैं, अब ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 2 है, तो बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आया ना, और बी लिमिटिंग रिएजेंट आया तो बी के हिसाब से मैं एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कितना डी बनेगा, ठीक है, तो वही मैंने करा,
एंड जितना बनता जा रहा है उसमें आप परसेंटेज यील्ड साथ में मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। अंजलि स्टेप ऐप में कंसंट्रेशन टर्म्स वाला स्किप करके, वो एक्चुअली सबसे एंड में ही है आई थिंक कंसंट्रेशन टर्म वाला, तो उसके पहले वाले आप आइलैंड्स कर सकते हो सब स्टेप ऐप में, ठीक है। शिवांश आपसे केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं विच इज एब्सोल्युटली यू नो नॉर्मल, इट हैपेंस इन द बिगिनिंग, बट इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सकता है पेन चलाओ, हवा में मत करो, जितना हवा में करोगे उतना आपको दिक्कत आएगी। पेन चलाओ, बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड होना शुरू होंगी। सो कुशल, जो आपका डाउट है दैट यू नो द मेथड बट एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही तो हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अब देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कुशल, क्या होता है कि जब मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है, वो एंड ऑफ स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैंने समझाया है और मैं तो बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के समझा रहा हूँ। बट जब तक आप घर पे जाके ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाते हो, तब तक ये मत समझना कि आपसे होने लग गया है। जैसे आज मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया क्लास में, तो घर जाके अभी मतलब खुद से वापस से वो क्वेश्चंस ट्राई करना, दैट इज व्हाट रिवीजन एंड रीडूइंग मींस, ठीक है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट क्या करना है वो मैं टारगेट ग्रुप पे भेज दूंगा, आई विल गिव यू द होमवर्क ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वंश, आई एम फॉरगेटिंग द परसेंट कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसा नहीं होता ना कि भाई पढ़ लिया तो भूल गए, उसको रिवाइज करके आओ ना। आप आज की क्लास में अगर बैठते हो तो पुराना रिवाइज करके नहीं बैठ सकते कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सॉल्व करा था। आप ऐसे ब्लैंक क्यों आके बैठ रहे हो, रिवीजन करके आके बैठो, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स क्लोज द सेशन फॉर द डे नाउ। आई थिंक होमवर्क ग्रुप पे मैं दूंगा तो आपको और प्रैक्टिस होगी, समझ में आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज, लेट्स क्लोज द सेशन।